नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक क्विज। पहला प्रश्न आपके समक्ष है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मसूलीपट्टनम के किले का निर्माण फ्रांसीसियों द्वारा किया गया था। चंद्रनगर हुगली के पूर्वी तट पर डचों द्वारा स्थापित पहली व्यापारिक चौकी थी। ब्रिटिश राज में समशीतोष्ण जलवायु होने के कारण ब्रिटिश निवासियों के लिए एक हिल स्टेशन के रूप में दार्जिलिंग को विकसित किया गया। आपको बताना है इनमें से कौन सा या से कथन सही है या है केवल एक, केवल दो और तीन, केवल तीन कि एक, दो और तीन। तो मसूलीपट्टनम, जिसे हम सामान्य रूप में मछलीपट्टनम के नाम से भी जानते हैं, वह मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में अवस्थित एक महत्वपूर्ण शहर है, जो अपने व्यापारिक महत्व के चलते 17वीं शताब्दी में डचों, फ्रांसीसियों और ब्रिटिशों के बीच व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरता हुआ देखा गया था। 1605 में डचों के द्वारा यहाँ पर एक किले का निर्माण किया गया था। हालांकि 1864 में व्यापक चक्रवात की तबाही के चलते इस किले को मृतकों की याद में एक स्मारक के रूप में बदल दिया गया था। यदि हम चंद्रनगर के बारे में बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि यह हुगली के पूर्वी तट पर फ्रांसीसियों के द्वारा स्थापित की गई पहली व्यापारिक चौकी थी, जिसे 1696 में स्थापित किया गया था। इस रूप में पहला जो हमारा कथन है वह गलत है। तीसरा हमारा कथन एकदम सही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग को ब्रिटिश राज में समशीतोष्ण जलवायु होने के चलते इसे एक हिल स्टेशन के रूप में विकसित किया गया था। चूंकि हमें सही कथन की पहचान करनी है, इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, केवल तीन। आज के द हिंदू अखबार में चंद्रनगर से संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। 1875 में चंद्रनगर में निर्मित एक 2 मंजिला संरचना रजिस्ट्री भवन, जो चंद्रनगर शहर की फ्रांसीसी बस्ती का प्रतीक है, लंबे समय से पुनः उद्धार की प्रतीक्षा कर रहा है। वास्तुकारों और राजनयिकों ने पिछले कुछ वर्षों में कई अवसरों पर इस इमारत का दौरा किया है और इस संरचना की बहाली का आश्वासन दिया है। दूसरा प्रश्न आपके समक्ष है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पक्षी अभ्यारण्य और संबंधित राज्य। रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक, कोल्लेरू पक्षी अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश, कर्नाला पक्षी अभ्यारण्य महाराष्ट्र। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन कि एक, दो और तीन। तो पक्षी अभ्यारण्यों के संदर्भ में रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य में आपको ये ध्यान रखना है कि यह कर्नाटक के मांड्या जिले में स्थित है। कावेरी नदी के द्वीपों पर स्थित यह अभ्यारण्य नदी पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसी प्रकार से कोल्लेरू पक्षी अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में स्थित एक अभ्यारण्य है। 1999 में स्थापित यह अभ्यारण्य कोल्लेरू झील आर्द्र भूमि के हिस्से की रक्षा करता है, जिसे 2002 में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए रामसर कन्वेंशन का दर्जा प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार से कर्नाला पक्षी अभ्यारण्य रायगढ़ जिले के पनवेल तालुका में मुंबई के बाहर अवस्थित है और यह अभ्यारण्य एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र होने के साथ ही तितलियों की अनेक प्रजातियों के घर के रूप में भी जाना जाता है। यानी पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही विकल्प हमारे सही सुमेलित हैं और इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, एक, दो और तीन। आज के द हिंदू अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है, जिसमें कर्नाटक में 2021-22 के शीतकालीन पक्षी निगरानी कार्यक्रम में मैसूर, मांड्या और चामराजनगर जिलों में 53 अनिवासी प्रजातियों के साथ 203 पक्षी प्रजातियों की उपस्थिति दर्ज की गई है। पूरे क्षेत्र में किसी भी जल निकाय में गिने जाने वाले सबसे ज्यादा पक्षियों में रंगनाथिट्टू में ही विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों को देखा गया है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एगमॉन्ट समूह का सबसे अच्छा उदाहरण है? समूह का प्राथमिक उद्देश्य देशों को उनकी राष्ट्रीय धन शोधन रोधी प्रणाली विकसित करने में मदद करना है। यह एक ऐसा समूह है जो बौद्धिक संपदा को बढ़ावा देता है और उसकी रक्षा करता है।
यह विश्व के महासागरों और समुद्री वन्य जीवों की रक्षा और संरक्षण करता है। यह परमाणु आपूर्तिकर्ता देशों का एक समूह है जो परमाणु हथियारों को रोकता है। एगमॉन्ट समूह के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है कि यह 167 वित्तीय खुफिया इकाइयों यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स का एक संयुक्त निकाय है जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण से निपटने के लिए विशेषज्ञता और वित्तीय खुफिया जानकारी के सुरक्षित आदान प्रदान के लिए एक मंच को प्रदान करता है। इसके संदर्भ में नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन भी आपको ध्यान रखना है जो 100 से अधिक देशों की वित्तीय खुफिया इकाइयों के द्वारा आयोजित किया जाता है। इस रूप में यदि हम देखें तो एगमॉन्ट समूह के संदर्भ में पहला विकल्प सही है क्योंकि इसका प्राथमिक उद्देश्य ही है कि देशों को धन शोधन रोधी प्रणाली विकसित करने में मदद की जाए और इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए। आज के द हिंदू अखबार में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। हाल ही में समाचारों में देखा गया मॉडिफाइड एलिफेंट है एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट समूह जो भारत के कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, वकीलों और अन्य लोगों को निशाना बना रहा है, अथवा वयस्क आकार का ह्यूमनॉइड जो कथित तौर पर चेहरे और वस्तु का पता लगाने, आवाज पहचान और नकल करने में सक्षम है, कि जीपीएस कॉलर जानवरों को उनके आवाज से छोड़े जाने के बाद सही समय पर वैज्ञानिकों को उनकी गतिविधियों को ट्रैक करने में मदद करता है, अथवा रिमोट एक्सेस ट्रोजन जो पासवर्ड चोरी, की लॉगिंग और रिमोट कंट्रोल क्षमताओं पर केंद्रित है। मॉडिफाइड एलिफेंट के संदर्भ में आपको ये ध्यान रखना है कि यह एक हैकिंग समूह है और इस रूप में यह एक एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट है जो भारत के कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, वकीलों और अन्य लोगों को निशाना बना रहा है। इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए। आज के इंडियन एक्सप्रेस में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है जिसमें अमेरिकी साइबर सुरक्षा फर्म सेंटिनल वन ने एक हैकिंग समूह मॉडिफाइड एलिफेंट पर एक रिपोर्ट जारी की है जिसे कथित तौर पर भारतीय पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और वकीलों के व्यक्तिगत उपकरणों पर आपत्तिजनक सबूत लगाने का आरोपी बताया जा रहा है। मॉडिफाइड एलिफेंट आमतौर पर दुर्भावनापूर्ण माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फाइलों को उनके लक्ष्य तक मैलवेयर पहुंचाने के लिए हथियार बनाता है। हालांकि सेंटिनल वन के अनुसार दुर्भावनापूर्ण फाइलों में शामिल की जाने वाली विशिष्ट विधि और पेलोड को पिछले कुछ सालों में लगातार बदलते देखा जा सकता है। अब हम यूपीएससी के द्वारा 2021 में पूछे गए प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव यह है कि वह आवश्यक रूप से विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है, घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ाता है, व्यापार संतुलन में सुधार लाना। आपको बताना है कि इन कथनों में से कौन सा सही है। केवल एक और दो, केवल तीन कि दो और तीन। किसी मुद्रा के अवमूल्यन के संदर्भ में आपको ध्यान देना है कि इसका अर्थ होता है मुद्रा के मूल्य में गिरावट जिसके कई प्रभाव देखे जा सकते हैं। मुख्य रूप से इसलिए किया जाता है ताकि विदेशी ग्राहकों के संदर्भ में निर्यात को सस्ता किया जा सके, क्योंकि यदि डॉलर के मुकाबले रुपए का मूल्य कम हो जाता है तो अमेरिका में भारतीय निर्माताओं के द्वारा डॉलर में बेची जाने वाली कारों की कीमत प्रभावी रूप से पहले की तुलना में कम महंगी होगी। दूसरी ओर अधिक मूल्यवान मुद्रा विदेशी बाजारों में खरीद के लिए निर्यात को अपेक्षाकृत अधिक महंगा बना सकती है। इसके अलावा मुद्रा के अवमूल्यन से घरेलू मुद्रा का विदेशी मूल्य घट जाता है। हालांकि अवमूल्यन घरेलू मुद्रा में लिए जाने वाले विदेशी ऋणों के बोझ को भी बढ़ा सकता है और इस प्रकार से अवमूल्यन लंबे समय में व्यापार संतुलन में सुधार नहीं कर सकता है। इस रूप में यदि हम देखें तो केवल पहला विकल्प ही हमारा सही है और हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, केवल एक। अब हम बात कर लेते हैं फैक्ट ऑफ द डे यानी आज के तथ्य की, जिसमें हम बात करेंगे डॉक्सिंग की, जो आज के द हिंदू में प्रकाशित हुआ है। हाल ही में मेटा के ओवरसाइट बोर्ड ने फेसबुक और इंस्टाग्राम को सख्त प्रकार के डॉक्सिंग नियम बनाने का सुझाव दिया है। इसने मेटा से डॉक्सिंग को एक अपराध के रूप में मानने का आग्रह किया है जिसको किए जाने पर अकाउंट्स को निलंबित किया जा सके।
इसके संदर्भ में आपको ध्यान रखना है कि जब हम बात करते हैं डॉक्सिंग की, तो ये क्या होता है। मूल रूप से डॉक्सिंग दुर्भावनापूर्ण इरादे से इंटरनेट पर दूसरों की व्यक्तिगत जानकारी को प्रकाशित करने का कार्य है, जो उन्हें उत्पीड़न और साइबर हमलों का शिकार बना सकता है। डॉक्सिंग का प्रयोग उन लोगों को शर्मिंदा करने या दंडित करने के लिए किया जाता है जो अपनी विवादास्पद मान्यताओं या अन्य प्रकार की गैर मुख्यधारा की गतिविधि के चलते गुमनाम रहना पसंद करते हैं। चूंकि हम में से अधिकांश लोग इंटरनेट पर हमारे द्वारा साझा की जाने वाली जानकारी के प्रति लापरवाह रहते हैं, जिसका उपयोग साइबर अपराधी हमारी वास्तविक पहचान का पता लगाने और हमें परेशान करने के लिए कर सकते हैं। हाल के समय में इससे संबंधित बहुत सारे उदाहरण देखे भी गए हैं, जैसे कि एक पत्रकार ने एक लोकप्रिय इंस्टाग्राम अकाउंट की सामग्री के बारे में जब आलोचनात्मक टिप्पणी की, तो अकाउंट के एडमिन ने पत्रकार की निजी जानकारी जैसे उसका नाम, पता, फोन नंबर, उसके साथी का नाम आदि पोस्ट करके जवाबी कार्रवाई कर दी और जब तक पत्रकार के द्वारा कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तब तक उसे लगातार परेशान किया गया और धमकाया भी गया। इन्हीं सब कारणों के चलते मेटा का निरीक्षण बोर्ड डॉक्सिंग के बारे में काफी चिंतित है, क्योंकि उसका यह मानना है कि यदि दुर्भावनापूर्ण इरादे से मेटा के प्लेटफॉर्म पर किसी व्यक्ति की निजी या पहचान वाली जानकारी जैसे उसका आवासीय पता या फोटोज आदि को प्रकाशित किया जाएगा, तो वह उसके उत्पीड़न या पीछा करने का कारण बन सकता है। इसके परिणाम स्वरूप भावनात्मक संकट देखा जा सकता है, रोजगार का नुकसान देखा जा सकता है और यहाँ तक कि शारीरिक नुकसान या मृत्यु जैसी स्थितियां भी देखी जा सकती हैं। इसी के चलते बोर्ड ने निजी आवासीय पते साझा करने की अनुमति केवल तभी देने की बात की है जब उपयोगकर्ता के द्वारा धर्मार्थ कारणों को बढ़ावा देने या फिर लापता लोगों, जानवरों, वस्तुओं को खोजने या व्यावसायिक सेवा प्रदाताओं से संपर्क करने के लिए इस प्रकार के पोस्ट को किया गया हो। बोर्ड के अनुसार मेटा को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपयोगकर्ताओं के पास दूसरों द्वारा पोस्ट की गई निजी जानकारी को हटाने का अनुरोध करने के लिए एक त्वरित और प्रभावी तंत्र हो। साथ ही साथ इसने डॉक्सिंग के पीड़ितों के लिए एक विशिष्ट संचार चैनल बनाने की आवश्यकता पर भी बात की है, जो मेटा के प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाले और नहीं करने वाले दोनों के लिए ही आसानी से उपलब्ध हो सके। इसमें पीड़ित को अपनी स्थिति और अवैध रूप से पोस्ट की गई सामग्री से उनके लिए पैदा होने वाले जोखिमों की व्याख्या करने और कंपनी की ओर से त्वरित कार्रवाई करने की भी अनुमति दी जाने की बात की गई है और निगरानी बोर्ड के अनुसार मेटा को इस संदर्भ में निश्चित ही कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। दैनिक क्विज के आज के सत्र में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।